नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। सबसे पहले सत्ते पे सत्ता, यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां एक साथ। आज पहले आपको उत्तर प्रदेश के एक जिले का धर्म क्लेश दिखाएंगे, जिसमें हिंदू मुस्लिम वाली चिंगारियां हैं और वजह है एक शाही जामा मस्जिद, जिसके मंदिर होने का दावा किया गया है। हिंदुओं के अनुसार मंदिर को तोड़कर मस्जिद का निर्माण हुआ है। इस पर कैसे संभल में आज पूरे दिन माहौल में गर्मी ज्यादा रही, ये देखेंगे। फिर आपको केजरीवाल का सियासी रेवड़ी अभियान दिखाएंगे। दिल्ली में चुनाव अभी दूर है, लेकिन कैसे केजरीवाल ने इसे लेकर माहौल तैयार कर दिया है। आज उन्होंने दिल्ली में कौन सी 6 रेवड़ी बांटने का ऐलान किया और इन सियासी रेवड़ियों पर कैसे सत्ता का क्लेश हो रहा है, ये बताएंगे। फिर अगली कुंजी महाराष्ट्र में नतीजों से पहले होटल और रिजॉर्ट वाली राजनीति पर खोलेंगे। लेकिन एक बड़ी खबर यह है कि कैश कांड पर बीजेपी नेता विनोद तावड़े ने राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सुप्रिया श्रीनेत को 100 करोड़ का नोटिस भेजा है और कहा है कि या तो माफी मांगे या केस के लिए तैयार रहें। फिर एक खबर कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो की अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती पर, जिसके 2 नए चैप्टर खोलेंगे। ट्रूडो सरकार ने कबूल कर लिया है कि आतंकी निज्जर की हत्या में भारतीय नेताओं के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। इसीलिए आज कनाडा के पलटीमार पीएम से भी मिलना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार को एक बार फिर फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा है कि वो दिल्ली सरकार की कोशिशों से संतुष्ट नहीं है, क्योंकि सरकार ने ट्रकों की एंट्री को रोकने के लिए कुछ नहीं किया। अदालत ने दिल्ली के सभी 113 एंट्री पॉइंट पर पुलिस की तैनाती का आदेश दिया है। सभी न्यूज मित्रों के लिए एक जरूरी रिमाइंडर भी है। कल सुबह 6 बजे से TV9 भारतवर्ष के साथ आप अपना अपॉइंटमेंट फिक्स कर लीजिए, क्योंकि कल महाराष्ट्र और झारखंड से लेकर यूपी और वायनाड तक किसकी सत्ता कायम होगी, इसकी सटीक और सबसे तेज जानकारी आपको TV9 भारतवर्ष पर मिलेगी। और एक बड़ी खबर जर्मनी से, जहां स्टुटगार्ट में न्यूज़9 ग्लोबल समिट का मंच सजा है। आज इस सम्मेलन का दूसरा दिन है और अब से करीब 2 घंटे के बाद, यानी ठीक रात 9 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मंच पर मौजूद होंगे और संबोधित भी करेंगे। आज सत्ता की शुरुआत एक ऐसी खबर के साथ जिस पर सबसे बड़ा धर्म क्लेश शुरू हो गया है और हिंदू मुस्लिम वाली चिंगारियां इससे निकल रही हैं। इसी वजह से उत्तर प्रदेश के संबल जिले का तापमान थोड़ा ज्यादा है और इसकी गर्मी आज भी महसूस की गई। सवाल यह है कि क्या संबल में मौजूद शाही जामा मस्जिद असल में श्री हरिहर मंदिर है? क्या इस शाही मस्जिद को मंदिर तोड़कर बनाया गया है? इन्हीं सवालों का सच जानने के लिए संबल की इस मस्जिद में 3 दिन पहले एक सर्वे हुआ। क्योंकि आज शुक्रवार था, इसीलिए प्रशासन को यह आशंका थी कि जुमे की नमाज के बाद यहां कोई माहौल को खराब करने की कोशिश हो सकती है। इसीलिए आज मस्जिद के बाहर पुलिस फोर्स को तैनात किया गया। बाकायदा फ्लैग मार्च हुआ। हालांकि राहत की बात यह रही कि कड़ी सुरक्षा के बीच नमाज शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। लेकिन अब भी मंदिर और मस्जिद वाले सवाल का जवाब नहीं मिला है। इसीलिए आज हमने इस पर ऐतिहासिक तथ्यों वाली कुंजी तैयार की है। पहले हम आपको ये बताते हैं कि इस धर्म क्लेश में हिंदू और मुस्लिम समुदाय का पक्ष क्या है। कोर्ट में हिंदू पक्ष की ओर से तर्क ये दिया गया है कि मस्जिद की जगह पहले मंदिर था, लेकिन मुस्लिम पक्ष का तर्क ये है कि यहाँ हमेशा से ऐतिहासिक मस्जिद खड़ी है। हिंदू पक्ष के अनुसार शाही मस्जिद को बनाने के लिए श्री हरिहर मंदिर को तोड़ा गया, लेकिन मुस्लिम पक्ष के अनुसार ये दावा पूरी तरह से आधारहीन है। हिंदू पक्ष के अनुसार 1529 में बाबर ने यहाँ मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनवाई, जबकि मुस्लिम समुदाय के लोग ये कहते हैं कि गड़े मुर्दे उखाड़कर माहौल को खराब करने की कोशिश की जा रही है। आज हमें इस खबर पर रिसर्च करते हुए बाबरनामा और आईने अकबरी के कुछ ऐसे पन्ने मिले जिनमें इस मंदिर और मस्जिद का जिक्र है, और ये तथ्य कुछ लोगों को चुभ भी सकते हैं। लेकिन पहले ये समझिए कि अब तक इस मामले में हुआ क्या है। हाल ही में मस्जिद को हरिहर मंदिर बताते हुए कोर्ट में एक याचिका दायर की गई। 19 नवंबर को संबल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में करीब 2.5 घंटे तक इस मामले की सुनवाई चली। इसके बाद कोर्ट में सर्वे का आदेश दिया गया और कोर्ट कमिश्नर को नियुक्त किया गया। अदालत ने 29 नवंबर तक मस्जिद में किए गए इस सर्वे की डिटेल्ड रिपोर्ट मांगी है। हालांकि इधर कोर्ट से आदेश जारी हुआ और उधर सर्वे की टीम मस्जिद पहुंच गई। करीब 90 मिनट तक सर्वे किया। इसकी बाकायदा वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी भी की गई। हालांकि सर्वे में मंदिर वाले सबूत मिले या नहीं, इसकी जानकारी नहीं है। लेकिन आज माहौल को देखते हुए मस्जिद के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया था। आज कैसे पूरे दिन संबल की पुलिस और प्रशासन के दिल की धड़कन बढ़ी रही और लोगों के क्या तर्क हैं, इस पर हम आपको एक न्यूज रील दिखाते हैं।
पश्चिमी उत्तर प्रदेश के संबल जिले में स्थित शाही जामा मस्जिद और श्री हरिहर मंदिर को लेके एक बड़ा विवाद अब सामने आया है। काशी और मथुरा के बाद हिंदू पक्षकारों ने यह दावा किया है कि संबल जिले में जो मस्जिद मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये शाही जामा मस्जिद असल में एक समय के अंदर हिंदुओं का श्री हरिहर मंदिर हुआ करती थी। जो नमाजी हैं वो आप देख रहे हैं कि अभी नमाज करके बाहर आ रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता तौर पे यहाँ पे तैनात किया गया है। पीएसी की टीम हो या फिर उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान और अफसर हो, उन लोगों को यहाँ पे भारी संख्या में तैनात किया गया है। बाबर ने यहाँ पे हिंदू मंदिर को तोड़ के, हरिहर मंदिर को तोड़ के, जहाँ पे कल की अवतार होना है, उसको आपने मस्जिद के रूप में कन्वर्ट करा जी। ये बाबर नामा में भी मेंशन्ड है। हमने याचिका लगा के यही कहा है कि एएसआई अपने मॉन्यूमेंट का कब्जा ले, और कब्जा लेने के बाद एएसआई यहाँ पे धार्मिक स्वरूप तय करेगा, और किसको अंदर जाना है बाहर जाना है वो एएसआई एक्ट 1958 के तहत एएसआई डिसाइड करेगा। पृथ्वीराज चौहान का मंदिर था हरिहर मंदिर, उनकी ये राजधानी थी संबल, पहले राजधानी थी संबल। ये मंदिर उनका विशेष मंदिर था। ये उसमें रोज नित्य प्रति रोज पूजा करते थे। ये कौन करते थे पूजा? पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान जी जी। अच्छा, ये फिरोज शाह तुगलक के टाइम की पीरियड की मस्जिद है, और जो समय समय पर ये रेनोवेट होती रही। 1529 में ये रेनोवेट हुई। मीर बेग जो बाबर के गवर्नर थे, उन्होंने इसे रेनोवेट किया। ऐसा कुछ नहीं, ये मस्जिद ही थी और मस्जिद है, इंशाल्लाह मस्जिद है। एक प्लेट लग रही थी उसकी, और हाँ इतनी बड़ी, एक इसमें विष्णु हरि मंदिर, अब वो इन्होंने उतार दी। गेट में ही लग रही थी वो। बुर्जें नहीं थी, बुर्जें बनाई हैं। घंटा लटक दिया था, उसके अंदर घंटा नहीं है। भगवान की वो इसमें एक वो थी प्रतिमा, वो नहीं है। वहाँ से मुश्किल से 200 मीटर दूर एक रानी वाला मंदिर है, और वो भी कई सौ साल पुराना है। ये सिर्फ बेबुनियाद बातें हैं जो माहौल ख़राब करने की, संबल का माहौल ख़राब करने की, प्रदेश का, हिंदुस्तान का माहौल ख़राब करने की बात कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि ये सब सियासी वो है विवाद। मस्जिद है, मस्जिद थी और मस्जिद रहेगी इंशाल्लाह। अब इस खबर पर कुछ ऐतिहासिक तथ्यों वाली कुंजी भी खोलते हैं, जिसमें कुछ बहुत दिलचस्प बातें लिखी हैं। हिंदू पक्ष ने संबल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 95 पेज की जो याचिका लगाई, उसमें 2 किताबों को आधार बनाया गया है। पहली किताब का नाम है बाबरनामा, जिसकी पेज नंबर 687 का जिक्र है। दरअसल बाबर ने तुर्की भाषा में आत्मकथा लिखी है। इसका अनुवाद एनेट सुजैन बेवरेज ने किया था। इसके पेज नंबर 687 पर लिखा है कि बाबर जुलाई 1529 में संबल आया था। हुमायूं के सेवक ने श्री हरिहर मंदिर को ध्वस्त कराया, और ध्वस्तीकरण का ये आदेश किसी और ने नहीं बल्कि खुद बाबर ने दिया था। और उसी के आदेश पर मंदिर तोड़ने के बाद उसे मस्जिद का रूप दिया गया, जिसे आज शाही मस्जिद बताया जा रहा है। दावा है कि हिंदू पक्ष ने कोर्ट में एक और किताब का जिक्र किया है, जिसका नाम है आईने अकबरी। अकबर के शासनकाल में फारसी भाषा में अबुल फजल ने आईने अकबरी किताब लिखी। 1589 से 1600 के बीच लिखी गई इस पुस्तक के पेज नंबर 281 पर लिखा है, संबल में प्रचुर मात्रा में शिकार उपलब्ध है। यहाँ गेंडा पाया जाता है। संबल शहर में हरि मंडल यानी भगवान विष्णु का एक मंदिर है। ये मंदिर एक ब्राह्मण का है। 10वें अवतार इसी स्थान पर प्रकट होंगे। इन्हीं तथ्यों के आधार पर हिंदू पक्ष ने कोर्ट में शाही जामा मस्जिद के श्री हरिहर मंदिर होने का दावा किया है। अब इस पर सियासी चिंगारियां भी निकल रही हैं। इस प्रदेश और देश के अंदर जो लोग माहौल खराब कर रहे हैं, नए नए मामले उन धार्मिक स्थलों के खिलाफ कोर्ट में डाल रहे हैं, और उस प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट का सीधा उल्लंघन कर रहे हैं, तो बल्कि मैं चाहूँगा कि इसमें तो उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और कोर्ट को जुर्माना लगाना चाहिए। ऐसे लोगों के खिलाफ में सजा देनी चाहिए। संबल रहे तब तो वहाँ तो कल्कि महाराज का उदय वो मंदिर रहा। ये तो नेहरू ने भारत के अंदर भारत के लोगों के साथ विश्वासघात किया, जो तुष्टीकरण के तहत
ऐसा काम किया, नहीं तो काशी, मथुरा, अयोध्या, कल्की सबके नीचे महादेव। 19 नवंबर को वहाँ पर अर्जी दी गई, लेकिन कोर्ट ने एकदम उस पर एक्शन ले लिया और मस्जिद पक्ष को टाइम भी नहीं दिया कि अपनी बात कह सके, और एकदम सर्वे का आर्डर दे दिया। सत्ता में खबरों के स्टीयरिंग को राजनीतिक खबरों की तरफ मोड़ते हैं। जहां देश की राजधानी दिल्ली और देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में काफी हलचल है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव की एडवांस में चल रही तैयारियों की हलचल है और मुंबई में कल महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के आने वाले नतीजों की हलचल है। सत्ता की राजनीतिक कुंजी आज विशेषकर इन्हीं दोनों शहरों में सक्रिय नेताओं पर आधारित है। इसकी शुरुआत दिल्ली से करते हैं, जहां आज फ्री 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 का शोर काफी ज्यादा था और फ्री की रेवड़ियों के पक्ष में सबसे ज्यादा आक्रामक आवाज दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की थी। कल दिल्ली चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी की 11 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी करने के बाद आज अरविंद केजरीवाल ने रेवड़ी पर चर्चा वाला कैंपेन लॉन्च किया। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के मुख्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में ये चुनावी अभियान लॉन्च किया गया, जिसमें मनीष सिसोदिया, गोपाल राय, संजय सिंह और राघव चड्ढा समेत सभी बड़े नेता मौजूद थे। कार्यक्रम को फिर लाएंगे केजरीवाल, रेवड़ी पर चर्चा नाम दिया गया है। इस कैंपेन में दिल्ली के सभी 70 विधानसभा क्षेत्र में चर्चा होगी। इस मौके पर अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया कि वो दिल्ली के लोगों की को 6 तरह की रेवड़ियां मुफ्त में देंगे, जिनके नाम है मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, मुफ्त शिक्षा, मुफ्त स्वास्थ्य सेवा, मुफ्त बस सेवा महिलाओं के लिए, मुफ्त तीर्थ यात्रा बुजुर्गों के लिए। मुफ्त की इन रेवड़ियों के ऐलान के साथ अरविंद केजरीवाल ने यह भी दावा किया है कि इस अभियान के बारे में बताने के लिए दिल्ली में 65,000 बैठकें की जाएंगी। आपके बूथ कार्यकर्ता घरों में जाकर पर्चे बांटेंगे, वॉलंटियर्स लोगों को इसकी जानकारी देंगे। और इतना ही नहीं, इस अभियान के बारे में बताने के बाद अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर तीखे हमले भी किए। केजरीवाल ने कहा कि अगर दिल्ली में बीजेपी जीतती है तो आपको पानी के बिल भरने पड़ेंगे, दिल्ली के स्कूल बर्बाद हो जाएंगे, बिजली के बिल बढ़ेंगे और बिजली कटेगी, अस्पताल की सेवाएं बर्बाद हो जाएंगी। हालांकि बीजेपी का कहना यह है कि स्कूल निर्माण में घोटाला हो रहा है, लोगों को साफ पानी नहीं मिल रहा है, अस्पतालों में नकली टेस्ट कराए जाते हैं। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली को बर्बाद कर दिया है। पूरी दिल्ली के अंदर नया कैंपेन लॉन्च करने जा रहे हैं। उस कैंपेन का नाम है रेवड़ी पे चर्चा। 6 मुफ्त की रेवड़ी हमने दिल्ली के लोगों को दी है। बीजेपी खुलेआम कह रही है कि ये 6 मुफ्त की रेवड़ी बंद होनी चाहिए। दिल्ली की जनता हमें बताए कि ये 6 मुफ्त की रेवड़ी चाहिए कि ये 6 मुफ्त की रेवड़ी नहीं चाहिए। जन कल्याण योजना को समाज तक पहुंचाना हर राजनीतिक दल का कर्तव्य होता है, हर सरकार का कर्तव्य होता है। लेकिन अरविंद केजरीवाल की भाषा ऐसे लगती है जैसे वो खैरात बांट रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी शुरू से ये चिल्लाते आ रही है कि ये बंद होनी चाहिए, बंद होनी चाहिए। तो एक कैंपेन लॉन्च करके जनता के साथ पास जाएंगे और उनसे पूछेंगे कि भाई आप तय करो। आप बार बार दिल्ली की जनता को धोखा नहीं दे सकते। दिल्ली आपके झूठ को, आपकी नौटंकी को, आपके तमाशे को, आपके जहर को पहचान चुकी है। दिल्ली में फ्री बिजली और नो पावर कट, 24 घंटे बिजली और फ्री बिजली। लेकिन अरविंद केजरीवाल नहीं बताते कि बिजली के बिल बढ़े हुए क्यों आते हैं, दिल्ली में क्यों इतने सर चार्जेस लगाए जाते हैं, चाहे वो पीटीएससी सर चार्जेस हो, लोड चार्जेस हो, रेंट चार्जेस हो, पेंशन चार्जेस हो, जिससे हर उपभोक्ता का बिल बढ़ा हुआ आता है। एक एक घर में जाएंगे और बताएंगे कि ये केजरीवाल की जो रेवड़ियां हैं ये जारी रहेंगी। इसका जितना भी विरोध बीजेपी कर ले, मोदी जी कर ले, उनकी पार्टी कर ले, ये रुकने और खत्म होने वाली नहीं है। ये रेवड़ियां बदबूदार हैं, जो काला गंदा पानी घरों में आ रहा है पीने के पानी के नाम पर, जिसके कारण लोगों को पानी खरीद के पीना पड़ रहा है, उसकी गंदगी और बदबू इन रेवड़ियों में मिली हुई है।
भारत की राजनीति में मुफ्त की रेवड़ियों के कारण खूब वोट मिलते हैं। राजनीतिक दल इसका भरपूर लाभ भी लेते हैं, लेकिन वो रेवड़ी शब्द के इस्तेमाल से बचते हैं। इसे वो जन कल्याण की चाशनी में लपेटकर जनता के बीच परोसते हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल के आज के रेवड़ी पर चर्चा कैंपेन ने इस धारणा को तोड़ दिया। वो खुलेआम कह रहे हैं कि वो दिल्ली वालों को फ्री की रेवड़ियां देंगे। फ्री की रेवड़ियां चाहिए या नहीं, ये जनता तय करेगी। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने रेवड़ी पर वही रणनीति अपनाई है जो 2014 में बीजेपी ने अपनाई थी। जब कांग्रेस नेताओं ने पीएम मोदी के लिए चाय बेचने की व्यवस्था करने की बात कही थी, तो बीजेपी ने चाय पर चर्चा कैंपेन लॉन्च कर दिया था। अब जब बीजेपी फ्री की रेवड़ियों पर केजरीवाल को घेर रही है, तो केजरीवाल ने रेवड़ी पर चर्चा कैंपेन लॉन्च कर दिया है। दुनिया में कहीं भी फ्री रेवड़ियों की कोई साफ साफ परिभाषा नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि जो वर्ग खर्च करने में सक्षम है, अगर उसे मुफ्त में सेवा मिले तो वो फ्री की रेवड़ी है। सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने हलफनामा दायर करके बताया है कि अगर प्राकृतिक आपदा या महामारी के समय दवाएं, खाना या पैसा मुफ्त में बांटा जाए तो ये फ्री की रेवड़ी नहीं है, ये जन कल्याण के काम है। वैसे सुप्रीम कोर्ट से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक फ्री कल्चर को देश की सेहत के लिए नुकसानदायक बता चुके हैं। हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक जैसे राज्यों की आर्थिक, सेहत और फ्री रेवड़ी कल्चर के कनेक्शन पर खूब आरोप प्रत्यारोप लगाए जा चुके हैं। ऐसे में खुलकर फ्री रेवड़ियों की बात करना एक बोल्ड स्टेप है और अरविंद केजरीवाल ऐसे प्रयोग के लिए जाने भी जाते हैं। वैसे दुनिया भर में राजनीतिक पार्टियां वोटरों को रिझाने के लिए मुफ्त की योजनाएं या यूं कहें कि फ्री रेवड़ियों का ऐलान करती रहती हैं। लैटिन अमेरिकी देशों में जैसे मेक्सिको और ब्राजील में इसका खूब चलन रहा है। भारत में भी 1950 और 1960 के दशक में लोगों को मुफ्त में चीजें और सुविधाएं देने की परंपरा शुरू हुई थी और दक्षिण के राज्य, खास तौर पर तमिलनाडु, इस राजनीतिक फॉर्मूले का चैंपियन रहा है। तमिलनाडु में मुफ्त की रेवड़ियों का एक नया दौर तब शुरू हुआ जब 2006 में तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव होने थे और डीएमके ने सरकार बनने पर सभी परिवारों को मुफ्त में कलर टीवी देने का वादा कर दिया था और तर्क ये दिया था कि हर घर में टीवी होने से महिलाएं साक्षर होंगी। इसके बाद ये मॉडल चल निकला और अब तक तेज रफ्तार से चल भी रहा है। अब हर राजनीतिक दल मुफ्त वाले वादे करता है, भले ही इसका दीर्घकालिक प्रभाव कुछ भी हो। मुफ्त पर टक्कर के बीच आज दिल्ली में कुछ ऐसा भी हुआ जो अमूमन नहीं होता है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने सीएम आतिशी की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि आतिशी अपने पूर्व सीएम से हजारों गुना बेहतर हैं। वीके सक्सेना ने अरविंद केजरीवाल का नाम तो नहीं लिया, लेकिन आतिशी से पहले तो अरविंद केजरीवाल ही सीएम थे। अभी इस पर आम आदमी पार्टी की प्रतिक्रिया आनी बाकी है। मुझे खुशी है कि आज दिल्ली की मुख्यमंत्री महिला है और मैं ये बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूं कि ये शायद अपने प्रीडिसेसर से 1000 ज्यादा गुना बेहतर है। मुंबई चलते हैं, जहां करीब 13 घंटे के बाद महाराष्ट्र विधानसभा के जो नतीजे आने वाले हैं, उसके बाद क्या करना है और क्या करना पड़ सकता है, ऐसी सभी परिस्थितियों के लिए फुल प्रूफ प्लानिंग शुरू हो गई है। महायुति और महाविकास अघाड़ी दोनों के नेता आगे की स्थिति के लिए बैठकें कर रहे हैं। कहीं वर्चुअल बैठक हो रही है तो कहीं क्लोज डोर मीटिंग है और कोई फोन पर बात करके सारी जानकारी दे रहा है। आपको एक एक करके दोनों पक्षों की तैयारी बताते हैं। पहले महाविकास अघाड़ी की बात करते हैं, जिसमें कांग्रेस में काफी हलचल है। सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से बात की है। केंद्रीय नेतृत्व ने विधायकों की हॉर्स ट्रेडिंग पर अलर्ट रहने के निर्देश भी दिए हैं। सूत्रों के मुताबिक नतीजों के बाद अपने विधायकों को सुरक्षित जगह शिफ्ट करने के लिए कांग्रेस ने विशेष विमान का इंतजाम भी किया हुआ है। स्पष्ट बहुमत न मिलने पर इन विधायकों को कर्नाटक और तेलंगाना शिफ्ट करने के बारे में पार्टी फैसला कर सकती है। इसी के साथ जीतने वाले निर्दलीय उम्मीदवारों के साथ संपर्क में रहने की जिम्मेदारी भी कांग्रेस के एक बड़े नेता को दे दी गई है। इन सब के बीच खबर यह भी है कि नाना पटोले ने केंद्रीय नेतृत्व से कांग्रेस की अगुवाई में सरकार बनाने की मांग रखी है, यानी ये सीएम कांग्रेस का हो। जबकि शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत का दावा है कि एमवीए के 160 उम्मीदवार जीत कर आएंगे। सभी के एक साथ रहने के लिए होटल की व्यवस्था की जा रही है। इतना ही नहीं, चुनाव परिणामों को लेकर कल 2 सीक्रेट बैठक हुई हैं।
पहली बैठक हयात होटल में हुई, दूसरी बैठक मातोश्री में हुई थी। हयात होटल की बैठक में संजय राउत, जयंत पाटिल और बाला साहेब थोराट शामिल थे। इसके बाद उद्धव ठाकरे के साथ बैठक के लिए ये सभी नेता एक ही गाड़ी में मातोश्री पहुंचे। फिर ये बैठक देर रात मातोश्री में चलती रही। छोटी पार्टियां और कुछ निर्दलियों को साथ लाने की कोशिश में भी एमडीए लगी है। अगर कुछ सीट कम पड़ी तो कैसे सरकार बनाई जाए, छोटे दलों और निर्दलियों के लिए क्या प्रस्ताव रखा जाए, इस पर भी चर्चा हुई है। दूसरी तरफ महायुति में क्या तैयारियां हैं, इस पर कुछ ज्यादा बाहर निकलकर नहीं आ रहा है, लेकिन पोस्टबाजी और दावों के जरिए अपने अपने नेता को सीएम बनाने का राजनीतिक दांव जरूर चला जाने लगा है। महाराष्ट्र के बारामती में अजित पवार के भावी मुख्यमंत्री वाले पोस्टर लगे हैं, जबकि शिवसेना प्रवक्ता संजय शिरसाट ने कहा है कि चुनाव शिंदे की अगुवाई में लड़ा गया है, इसलिए वो ही सीएम बनेंगे। बीजेपी नेता प्रवीण दरेकर का कहना है कि सीएम बीजेपी से हुआ तो वो देवेंद्र फडणवीस ही होंगे। हालांकि तीनों पार्टियों के बड़े नेता इस पर ज्यादा कुछ नहीं बोल रहे हैं। वो मिल बैठकर फैसला लेने की बात कह रहे हैं। शायद वो चुनावी नतीजों का इंतजार करना बेहतर मानते हैं। सीएम पद की दावेदारी का चक्कर सिर्फ महायुति में ही नहीं है, बल्कि एमवीए में खामोशी से तलवारें खिंच रही हैं। कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी के नेता खुलेआम कह रहे हैं कि सीएम उनकी पार्टी से हो, तो एनसीपी शरद पवार की पार्टी से जितेंद्र आव्हाड ने पहली बार सीएम पद पर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर शरद पवार चाहेंगे तो वो भी सीएम बन सकते हैं। कुल मिलाकर आज की रात नेता सोएंगे कम और उम्मीदों का गणित ज्यादा लगाएंगे। एक बार सुनिए सत्ता के शुक्रवार में नेताओं ने आज क्या क्या दावे किए हैं। सर्वांना उत्सुकता उद्याची आहे, पण उद्याची वाट बघताना आज सुद्धा तेवढाच महत्त्वाचा असतो। भविष्य में ऐसा ही बोल सकता है कि भाई उद्धव ठाकरे हमारे साथ आ सकते हैं। प्रियंका चतुर्वेदी जी मुझे बोल रहे कि भाई मैंने उधर आना चाहिए, लेकिन मैं उधर क्यों जाऊँ? मैं तो महायुति के साथ हूँ, मैं एनडीए के साथ हूँ। रामदास आठवले अपनी राजनीति करे, अपनी पार्टी संभाले, हम महाविकास आघाड़ी की राजनीति हम पूरी तरह से कर लें। बारामती में पोस्टर्स लगे हैं कि अजीत पवार अगले सीएम होंगे। गुड लक, सभी के आकांक्षा अपेक्षा हो सकती है। हर एक पार्टी, हमारे पार्टी चाहेगी कि एकनाथ शिंदे जी बने, बीजेपी चाहेगी कि देवेंद्र जी बने, लेकिन स्पेकुलेशन में न जाते हुए कल के दिन के बाद ही नेतृत्व तय करेगा। स्वाभाविक होता है कि वही जो सिस्टम है, वही जो चेहरे हैं, वैसे ही उन्हीं पदों पे कंटिन्यू रहेंगे। मतलब एकनाथ शिंदे ही सीएम बनेंगे? मुझे यकीन है कि वही बनेंगे। ये बात बिल्कुल सच है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बहुत सालों से अजीत दादा पवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है। तो चूंकि ये चाहत है हम लोगों की सरकार जाने को है, इसलिए ये लोग शायद हेलीकॉप्टर ये सब इसलिए बुक करा रहे हैं कि इनको पता है कि जब हारेंगे तो जनता इनको पूरा जो लेखा जोखा है वो कर देगी, और इसलिए उनको भागने की जरूरत पड़ेगी। महाविकास आघाड़ी की बात है, सत्ता आने के बाद जितने भी हमारे सब इंडिया आघाड़ी के घटक दल हैं उनको साथ में लेकर हम चलेंगे। दरअसल राजनीति में एक अजीब सा चलन हो गया है, जिसमें चुनाव से पहले नेताजी टिकट के लिए हाईकमान और बड़े नेताओं के आगे पीछे घूमते रहते हैं, और जब चुनाव हो जाता है, वो उम्मीदवार जीत जाता है, तो पार्टी के बड़े नेता जीते हुए विधायकों के आगे पीछे लगे रहते हैं कि कहीं वो दूसरी पार्टी में ना चला जाए। इसे आप राजनीतिक गति का आगे पीछे वाला नियम भी कह सकते हैं। इस सब के बीच एक बड़ा अपडेट यह है कि कांग्रेस ने महाराष्ट्र के लिए अपने पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर दी है। अशोक गहलोत, भूपेश बघेल और जी परमेश्वर को महाराष्ट्र का पर्यवेक्षक बनाया गया है। नतीजों से पहले इन तैयारियों से संकेत साफ है कि कांग्रेस किसी तरह की कमी नहीं छोड़ना चाहती है। अब हम आपको कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो से मिलवाते हैं, जिन्होंने पहले भारत के खिलाफ आधारहीन, सबूतविहीन और सचर कहानियां बनाई और फिर अपनी ही बातों को गोल गोल ऐसे घुमाया कि अब ट्रूडो की किसी भी बात पर भरोसा करने से पहले दुनिया के दूसरे नेता 100 बार सोचेंगे। आज हम सत्ता में जस्टिन ट्रूडो की अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती के 2 नए चैप्टर खोलने जा रहे हैं। इसमें पहला चैप्टर उनकी फजीहत का है, जो उन्होंने खुद करवाई है। ट्रूडो सरकार ने आतंकी निज्जर की हत्या को लेकर भारत को बदनाम करने वाली रिपोर्ट को खुद ही खारिज कर दिया है, जबकि ट्रूडो की बेइज्जती का दूसरा चैप्टर कनाडा के आर्थिक संकट से जुड़ा हुआ है, जिसे लेकर एक नई रिपोर्ट सामने आई है।
इसमें बताया गया है कि जस्टिन ट्रूडो की सत्ता में कनाडा के 25% माता पिता भूखे रहने के लिए मजबूर हैं। और आज सत्ता में हम इन दोनों खबरों की चर्चा करेंगे। ट्रूडो का खालिस्तान प्रेम हम आपको कई बार दिखा चुके हैं। कैसे खालिस्तानी हवा में उड़ते हुए ट्रूडो ने भारत पर बेबुनियाद आरोप लगाए थे, ये भी आपने देखा। लेकिन अब भारत सरकार की फटकार के बाद कनाडा की सरकार लाइन पर आ गई है और ट्रूडो ने नई पलटी मारी है। आतंकी निज्जर की हत्या पर आखिरकार ट्रूडो सरकार ने सच कबूल कर लिया है और ये मान लिया है कि खालिस्तानी आतंकी हरदीप निज्जर की हत्या में भारतीय नेताओं की कोई भूमिका नहीं थी और ना ही भारत की सरकार कनाडा में किसी भी तरह की आपराधिक गतिविधियों में शामिल है। कनाडा के प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से उन दावों का खंडन किया गया है जो कनाडा के एक अखबार में किए गए थे। अब आपको ये भी दिखाते हैं कि जस्टिन ट्रूडो ने पहले कैसे झूठ बोला, भारत पर फर्जी आरोप लगाए और फिर उतनी ही तीव्र गति से 360 डिग्री यू टर्न भी ले लिया। पहले ट्रूडो ने कहा भारतीय एजेंट कनाडा में आपराधिक गतिविधि में शामिल हैं, लेकिन जब भारत ने क्लास लगाई तो कहा कि उनके पास सिर्फ जानकारी है, कोई ठोस सबूत नहीं है। इसके बाद जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि कनाडा में आपराधिक गतिविधियों का समर्थन करके भारत बड़ी गलती कर रहा है। लेकिन इसके बाद ट्रूडो पलट गए और कहा कि ये कहने के पीछे उनका मकसद सिर्फ भारत सरकार से बातचीत करना था। फिर ट्रूडो ने कनाडा के अखबार में भारत सरकार को लेकर छापे गए फर्जी दावों को पुश किया। लेकिन जब भारत ने फटकार लगाई तो अब उन्होंने सच कबूल कर लिया है और मान लिया है कि आतंकी निज्जर की हत्या में भारतीय नेताओं की कोई भूमिका नहीं थी। इसीलिए सवाल ये उठ रहा है कि क्या प्रधानमंत्री ट्रूडो ने खुद अपनी फजीहत कराने का कोई नया कॉन्ट्रैक्ट लिया है। कनाडा ने और कनाडा के राजनेताओं ने इसमें बहुत ही अपरिपक्वता दिखाई है, बहुत ही ज़्यादा इमेच्योरिटी दिखाई है। देखिए, आपके यहाँ कोई घटना घट जाती है, हालांकि वो सही नहीं है, बट अगर आपके यहाँ कोई घटना घटी है, आप सीधे उसके तार जो हैं एक राष्ट्र के साथ जोड़ते हैं और वहाँ की भी गवर्नमेंट के साथ जोड़ते हैं बिना पुख्ता सबूत के। अब रिपोर्टों को खंडन करना या अपने बयान से वापस आ जाना, ये दूसरे लेवल की अपरिपक्वता है। आप मीडिया की फ्रेंजी के साथ होकर किन्हीं भी अस्पष्ट कारणों से आप स्टेट को या किसी राष्ट्र को पहले आरोप लगाते हैं और उसके बाद आप उससे वापस बैक ट्रैक करते हैं, आप उसका खंडन करते हैं या उसका समर्थन नहीं करते, जिस भी भाषा में बोलिए। तो यहाँ पे कुल मिला के मैं यही कहूँगी कि ये एक डिप्लोमेटिक स्टेप था जो काफ़ी गलत था, बल्कि इससे ट्रूडो की जो इमेज है उसको भी काफ़ी सेटबैक हुआ है। अब जस्टिन ट्रूडो की इंटरनेशनल बेइज्जती का दूसरा चैप्टर खोलते हैं जो कनाडा के आर्थिक संकट से जुड़ा है और ये बताने के लिए काफ़ी है कि ट्रूडो के राज में कैसे कनाडा के लोग दाने दाने के लिए मोहताज हो रहे हैं। एक संगठन है सैल्वेशन आर्मी, जिसने 21 नवंबर को एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें कनाडा की इकोनॉमिक क्राइसिस वाले सबूत हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कनाडा के 25% माता पिता अपने खाने पीने में कटौती कर रहे हैं और वो सिर्फ इसलिए कि उनके बच्चों को पर्याप्त भोजन मिल सके। यानी कनाडा में महंगाई इतनी ज़्यादा है कि माता पिता बच्चों को खिलाने के लिए खुद आधा पेट खाना खा रहे हैं। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि हर 4 में से 1 माता पिता ने बच्चों के लिए अपना खाना पीना कम किया है और 90% से अधिक ने बताया कि उन्होंने दूसरी प्राथमिकताओं के लिए अपने खाने के खर्च को कम कर दिया है। आज हम एक और कुंजी के जरिए जस्टिन ट्रूडो का सच से सामना करा देते हैं और उन्हें ये सलाह भी देते हैं कि भारत पर बेबुनियाद आरोप लगाने की जगह उन्हें अपना ध्यान कनाडा की हालत पर लगाना चाहिए। कुछ वक्त पहले फूड बैंक ऑफ कनाडा की रिपोर्ट में ट्रूडो की सत्ता का सच बताया गया था। दावा किया गया था कि कनाडा में 28 लाख लोग गरीबी में जी रहे हैं। करीब 70 लाख लोगों के सामने खाने पीने का संकट है, दावा इस रिपोर्ट में किया गया था और करीब 18% आबादी को 2 वक्त की रोटी तक नहीं मिल रही है। और ये हाल तब है जब कनाडा की जनता सिर्फ 40% तक टैक्स देती है। इसी का नतीजा है कि अगले चुनाव में कनाडा में जस्टिन ट्रूडो की छुट्टी एकदम तय मानी जा रही है। एंगस रीड इंस्टीट्यूट ने कनाडा में पिछले वर्ष और इस वर्ष एक सर्वे किया था जिसमें पता चला कि ट्रूडो को पसंद करने वालों में भारी गिरावट आई है।
वर्ष 2023 के सर्वे में 39% लोगों ने जस्टिन ट्रूडो को नापसंद किया था, जबकि इस साल ये आंकड़ा बढ़कर 65% तक पहुंच गया है। यानी कनाडा में ट्रूडो की स्वीकृति लगातार घट रही है और उनकी खुद की पार्टी में ट्रूडो के प्रति विद्रोह बढ़ता जा रहा है। यानी कनाडा की सत्ता में जस्टिन ट्रूडो बस अब कुछ और दिन के मेहमान हैं। क्या आपने कभी सुना है कि कोई मृत व्यक्ति जिंदा हो गया हो? ये अनोखी घटना राजस्थान में हुई है, जहां एक मृत व्यक्ति चिता से उठ गया और उसकी सांसें चलने लगी। ये खबर राजस्थान के झुंझुनू की है, जहां एक व्यक्ति शमशान घाट में चिता पर पहुंचकर जीवित हो गया। उसकी सांसें चलने लगी, जिसके बाद तुरंत ही एम्बुलेंस से उसे झुंझुनू के उसी BDK अस्पताल पहुंचाया गया, जिसके डॉक्टरों ने कुछ देर पहले उस व्यक्ति को मृत घोषित किया था। और इसके बाद बॉडी को मॉर्चरी में शिफ्ट करके 2-2.5 घंटे तक डीप फ्रीजर में भी रखवा दिया गया था। इतनी देर तक फ्रीजर में रखने के बाद व्यक्ति के शरीर को परिवार को सौंप दिया गया। इतना ही नहीं, पोस्टमार्टम करने का भी दावा किया गया। रिपोर्ट भी तैयार कर दी गई। परिवार को व्यक्ति का कथित शव और पोस्टमार्टम रिपोर्ट दोनों दे दिए गए। मृत घोषित करने में करीब 4 से 5 घंटे के बाद जब अंतिम संस्कार के लिए इस व्यक्ति को शमशान ले जाया गया, तो अचानक ये व्यक्ति उठ खड़ा हुआ और उसकी सांसें चलने लगी। शरीर में हरकत देखकर वहां मौजूद लोग भी डर गए। इसके बाद तुरंत एम्बुलेंस बुलाकर इस व्यक्ति को BDK अस्पताल ले जाया गया और ICU में भर्ती कराया गया। जब इसकी हालत बिगड़ने लगी तो जयपुर के SMS अस्पताल भी रेफर कर दिया गया, जहां इलाज के दौरान इस युवक की मौत हो गई। सोचिए, अगर पहली बार डॉक्टरों ने ठीक से उस व्यक्ति का इलाज किया होता तो ये शायद नहीं होता। फूटा बच चुका है। यानी सत्ता में आज का वक्त खत्म हो गया है। कल शाम 7 बजे आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी। तब तक सभी न्यूज़ मित्रों से हमारी गुजारिश है कि वो सत्ता की न्यूज़ रील्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। लेकिन आज जाने से पहले आपको एक अहम जानकारी मैं देकर जाऊंगी। आज हम आपको न्यूज़ 9 ग्लोबल समिट से जुड़ी अहम जानकारी देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बस अब से कुछ देर बाद न्यूज़ 9 ग्लोबल समिट में जर्मनी के स्टुटगार्ट में आज रात 9 बजे PM मोदी का संबोधन होगा। तो आप रात 9 बजे TV9 भारतवर्ष पर सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न्यूज़ 9 ग्लोबल समिट में।